श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 3 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को हरी झंडी। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय देहरादून दौरा। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी। ड्रोन के जरिए होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। देहरादून पैदल मार्ग की जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हादसा। 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं और आज से 21 जून तक राष्ट्रपति देहरादून में रहेंगी। राजपुर रोड में राष्ट्रपति आशियाना का द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति आशियाना आम जनता के लिए खोल जाएगा। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ड्यूटी के दौरान फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है और कई इलाके में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा है, देहरादून वो रहेंगी। और इस बीच आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे के दरमियान वह सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बेहद चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। कई अफसरों की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे के दरमियान देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा है, 3 दिवसीय ये दौरा। उधर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहकारिता विभाग के उप निबंधक ऑडिट के नए पद को मंजूरी दी गई है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्य हैं उनको भी हरी झंडी दी गई है। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण किया जाएगा, जिसमें ISBT की दीवारें भी शामिल होंगी। पशुपालन विभाग की गंगा गाय योजना के साथ ही डेयरी विभाग की ST डेयरी योजनाओं को मर्ज करने पर भी सहमति बनी है, जबकि सब्सिडी का प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाएगा। DG सूचना वंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। ऑडिट लेवल 11, हाँ, निसंवर्गीय पद है, प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, 5 साल के लिए बनाया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग के जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 4 लोग मलबे में फंस गए और हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। SDRF और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घायलों को गौरीकुंड भेजा गया। प्रशासन ने यात्रा पर सावधानी बरतने की अपील की है। 2 दिन पहले भी जंगल चट्टी के पास हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अरे जाओ ना, सब पकड़ पड़े भाई। बच गए मर गए ना। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रही हेली दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इस दरमियान मुलाकात करता उनसे नजर आया। PCC अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से कहा कि 4 धाम यात्रा में पिछले 1.25 महीने में 5 हेली दुर्घटनाएं होना और उनमें 13 लोगों की मौत होना बड़ी चिंता का विषय है। करण माहरा ने अंधाधुंध उड़ानों पर लगाम लगाने के साथ ही एयर ट्रैफिक नियमावली का कड़ाई से पालन कराए जाने की मांग की।
विवादों से घिरे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्मिला को पत्नी माना, लेकिन उत्तराखंड के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस जो स्वीकृति की उसमें यूसीसी का उल्लंघन भी कर दिया। जी हां, पहली पत्नी होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी में यह कृत्य प्रतिबंधित है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। सुरेश राठौर ने उर्मिला को पत्नी स्वीकारा, यूसीसी का उल्लंघन कांग्रेस ने धिक्कारा। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने मांग उठाई, पूर्व बीजेपी विधायक पर कब कार्रवाई। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ संबंधों को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर पहले से शादीशुदा हैं। उनके इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार में काफी नाराजगी थी और ये मामला अखबारों और सोशल मीडिया में आने के बाद से ही विवाद का विषय बना हुआ था। पूर्व विधायक उर्मिला से रिश्ते को नकार रहे थे, जिससे उर्मिला और राठौर के बीच अनबन बनी हुई थी और पूर्व विधायक की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर के साथ दुल्हन की तरह सजी धजी आई उर्मिला सनावर ने कहा कि उन्होंने नेपाल में शादी कर ली थी, जिसे गंधर्व विवाह कह सकते हैं। वहीं सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए कहा कि उर्मिला का प्यार जीत गया। उनके बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन वो पहले भी उनके साथ थे और आज भी हैं। मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नजीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये में इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा। सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए उर्मिला राठौर को अपनी पत्नी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस चक्कर में पूर्व विधायक ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उल्लंघन भी कर दिया। पहली पत्नी होने के बावजूद सुरेश राठौर ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी के प्रावधान इसकी इजाजत नहीं देते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनता और बीजेपी नेताओं के लिए यूसीसी अलग अलग हैं? और क्या यूसीसी के प्रावधान के उल्लंघन पर सुरेश राठौर पर कार्रवाई की जाएगी? वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता अपनी ही सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर जनता से इसके पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा है कि सुरेश राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं इस प्रकरण से असहज बीजेपी का कहना है कि जब संगठन के सामने मामला आएगा तो संगठन विचार करेगा, लेकिन कानून सबके लिए एक है। बीजेपी का तो है, इसमें भी बच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के यहाँ तो अपराधियों को या अपने लोगों को कैसे संरक्षित करते हैं हमने पिछले 2-3 साल में बहुत नज़दीक से देखा है। किस तरीके से अंकिता के केस में वीआईपी को बचाया, किस तरीके से सल्ट के मंडल अध्यक्ष को जमानत मिल गई केस हल्का करके, लड़की का जो है मेडिकली 4 दिन बाद हुआ, वैसे ही सुरेश राठौर भी बच जाएंगे। और यूसीसी जो इन्होंने लागू किया उसकी ज़रूरत क्या थी? ऐसे सुरेश राठौर की तरह सबको इजाज़त दे दीजिए। भाई सुरेश राठौर जी ने तो अब तो खुल के ही कह दिया, पहले कहते थे मेरी पिक्चर की हीरोइन है या किसी सीरियल का पार्ट को दिखा के इन्होंने वीडियो वायरल किया है, लेकिन आज तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और ये बीजेपी के चाल चरित्र को दिखाने वाला कदम है जो सुरेश राठौर ने किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब कोई ऐसा विषय आएगा
तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने नियम धर्मों के आधार पर कार्रवाई करती है, विचार करती है। कोई ऐसा विषय पार्टी के नेतृत्व के समक्ष आएगा, मुझे जानकारी नहीं है कि राठौड़ जी ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, लेकिन कानून सबके लिए है। उत्तराखंड में लागू यूजीसी को ऐतिहासिक बताते हुए आजादी के बाद इसे लागू करने वाले पहले राज्य के लिए बीजेपी गर्व से क्रेडिट लेती है, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन कर इस गर्व को खंडित कर दिया है। देखना होगा कि ऐतिहासिक कानून का उल्लंघन कर पार्टी की किरकिरी कराने वाले पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से कब कार्रवाई की जाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केदारनाथ धाम यात्रा में बन रहे नए कीर्तिमान। जी हां, 48 दिनों में लगभग 300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। घोड़ा खच्चर संचालन से ही तकरीबन 67 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। हेली सेवाओं ने किया है 60 करोड़ का व्यापार। साथ ही GMBN स्थानीय व्यापारियों को भी मिल रहा है लाभ। 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है व्यापार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर ही एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट राज्य ने किया है। ये बड़ी खबर जिसमें हर कोई शामिल है, छोटे मझोले व्यापारी से लेकर घोड़ा खच्चर और हेली सेवाओं की अगर बात की जाए तो सभी ने जमकर व्यापार किया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर्यटकों के चेहरे जिस हिसाब से खिले हैं उसी हिसाब से स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। हेली सेवाओं की अगर बात की जाए 60 करोड़ के करीब मुनाफा उनको हुआ है, व्यापार हुआ है। और इसमें घोड़ा खच्चर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 67 करोड़ रुपए का अब तक कलेक्शन घोड़ा खच्चर वालों ने किया है, यानी कि एक बड़ी आमद उनकी हुई है। और 150 करोड़ के पार पहुंचा है जो स्थानीय व्यापारी हैं, छोटे मझोले व्यापारी हैं, जिसमें पूजा सब पद्धति की जो सामग्री है उसको बेचने से लेकर फूल माला और बाकी लोगों खान पान की जो स्टॉल लगाने वाले हैं, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनको एक बड़ा लाभ होता नजर आया है। तो 48 दिनों में लगभग 300 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है कारोबार। घोड़ा खच्चर संचालन से लेकर हेली सेवाओं से लेकर स्थानीय व्यापारी सभी को बड़ी तादाद में लाभ मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज की समीक्षा की है और साथ ही ग्राम विकास मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से भी ये काम लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड में 1,65,000 लाख के करीब ये लक्ष्य जो है वो पूर्ण कर लिया गया है और साथ ही 1.50 लाख और लखपति दीदी बनाई जाएंगी, यानी 1.5 लाख के करीब और लखपति दीदी बनेंगी। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि लखपति दीदी के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था 25 नवंबर तक, हम अभी तक 1,63,000 बना चुके हैं और नवंबर तक हम 2 लाख से आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब आज 4 लाख से अधिक हमारी समूह की बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मंडुवे प्रतिष्ठान पर ताला लग गया है और आपको ये बता दें कि मंडुवे के बिस्किट से 900 लोगों को रोजगार और 15 लाख की आमदनी होती थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया है, जिसके जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ये जो रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। उत्तराखंड में कई महीनों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है उससे लगता है कि सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती। वहीं उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला की अगर बात की जाए तो उन्होंने हरीश रावत पर पलटवार किया है।
गौरेला ने कहा कि हरीश रावत इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे उनकी सोच पर अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को मालूम होना चाहिए कि नियम के अनुसार ही आरक्षण तय होता है। मुझे तो हरीश रावत जी की समझ पर बड़ा अफसोस आता है, क्योंकि हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतनी लंबी उन्होंने राजनीति देखी है। वो शहरी स्थानीय निकायों की राजनीति भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की भी राजनीति समझते हैं। कोई भी पंचायतों की नियमावली उनके आरक्षण के आधार एक नियमावली के माध्यम से बनते हैं। वह नियमावली सबके सामने स्पष्ट है। हम सबको पता है कि इस समय ओबीसी वर्ग के आरक्षण का विषय एक नया आया है, इसलिए जीरो उससे आरक्षण की व्यवस्थाएं बनी हैं। जिन लोगों को आपत्ति है, सरकार ने, पंचायत विभाग ने आपत्तियों का समय दिया। आज संभवतः अंतिम उसकी आरक्षण की सूची चस्पा हो जाएगी और कल परसों से पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा। और पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा उत्साह है। खबर काशीपुर से है, जहां कांग्रेस नेता रवि पपने पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेल्टों से हमला कर दिया और हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन रवि पपने गंभीर रूप से घायल हुए। इस वारदात से कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है। रवि पपने हाल ही के दिनों में लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और पत्रकारों पर हमलावर थे। कांग्रेस का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि विचारधारा पर हमला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि काशीपुर की स्थिति बेहद शर्मनाक है और पूर्व विधायक ने कहा है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ फिर से गुंडा राज पनप सकता है। पिछले दिनों काशीपुर में एक रवि पपने नाम के व्यक्ति के साथ घटना घटी। मेरी जानकारी में जो आया है कि 13 तारीख को शाम को रात के समय वो अपने घर जा रहा था। 4 गुंडाज जिन्होंने मुंह बांध रखे थे, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने आकर के घर से पहले उसको पकड़ा, मारा, पीटा और बदतमीजी की। उसके बाद वहां पर कोई डॉक्टर आ गया, जिसकी वजह से वो भाग गए। खबर विकासनगर से है, जहां पर उमस भरी गर्मी से निजात पाने को स्थानीय हो या पर्यटक सभी छोटी बड़ी नदी किनारे बने पिकनिक स्पॉट का रुख कर रहे हैं। विकासनगर और बाहर से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद कटा पत्थर ही माना जाता है। यहाँ पर यमुना नदी किनारे बने पिकनिक स्पॉट पहुंचकर लोग परिवार सहित नदी में नहाकर गर्मी से निजात पाते देखे जा सकते हैं। लोहारी डैम निर्माण के बाद ये यमुना नदी का जलस्तर डैम से पानी छोड़े जाने पर घटता और बढ़ता रहता है, जिसके चलते कटा पत्थर क्षेत्र में यमुना नदी में नहाते समय पिछले कुछ समय से इस दौरान आपको बता दें कि अपनी कई लोग जान भी गंवा चुके हैं और यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। हमारे विकासनगर थाना क्षेत्र और काशी थाना क्षेत्र में, जैसे कि वहाँ पे अमलाव नदी है, यमुना नदी है और टोंस नदी है, इसके किनारे पर्यटक लोग या युवक लोग जाके नहाते आदि हैं। तो हमारे द्वारा इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है कि जो कि नित्य प्रति उनको निर्देशित करते रहते हैं कि इन स्थानों पर नहाना आदि न जाएं और ना ही यहाँ पे पिकनिक आदि मनाएं। तो फिर भी लेकिन कुछ, चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है तो प्रत्येक जगहों पे लगाना तो संभव नहीं हुआ था, लेकिन जो मेन स्पॉट है हमारे द्वारा उस संबंध में व्यवस्था की। सर, हम खड़े हैं विकासनगर तहसील के कटा पत्थर में, जहाँ पर कि विभाग है उसका एक यहाँ पर रेस्ट हाउस है, जहाँ पर लोग जो है अक्सर पिछले कई सालों से के मौसम में यहाँ पर जो है अपना पिकनिक मनाने आया करते थे। लेकिन अब पिकनिक मनाने की जो जगह थी उसको भी फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि पीछे कई हादसे यहाँ पर जो है यमुना नदी में डूबने के हुए, उसके बाद उस पिकनिक स्थल को बंद कर दिया गया। अब हम खड़े हैं इस समय कटा पत्थर के दूसरे छोर पर, जहाँ पर कि ओपनली यमुना नदी बह रही है, उसमें लोग स्नान कर रहे हैं
और यहाँ पर जो है अपनी गर्मी से बचने के लिए जो यहाँ पर पर्यटक या फिर स्थानीय लोग उसमें यहाँ पर जो है डुबकी लगाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि डैम से छूटने वाला पानी है, समय हो चुका है इस समय पानी छूटने का। तो जो पानी छूटने का समय होता है उस समय जो यहाँ पर सायरन बजता है उस समय यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, उनको निकालने के कितने प्रयास जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन करता है। मैं कैमरा सहयोगी के साथ परविंदर तुली, कटा पत्थर, विकास नगर। नैनीताल के रामनगर से 24 किलोमीटर दूर चुकम गांव का विस्थापन एक बार फिर से अधर में लटकता नजर आ रहा है। 1993 से विस्थापन की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीण आज भी ठोस समाधान की प्रतीक्षा में है। लगभग 3 दशक से सरकारी आश्वासनों और योजनाओं के फेर में उलझे हुए इन ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित किलावली क्षेत्र में बसाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वह नैनीताल जिले और रामनगर तहसील की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें जसपुर विस्थापित करना उनकी सामाजिक और पारिवारिक जड़ों से काट देना जैसा होगा। वहीं मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इन ग्रामीणों को बेहतर विकल्प दिया जा सके। समस्या हमारी ये थी कि हमारा जो है चुकम गांव, आपको पता है कि बाढ़ग्रस्त गांव है। शासन ने इस पे 1993 से यहाँ पे जो है विस्थापन की नीति चल रही थी, तो डीएम साहब ने इसमें बड़ी तेजी से विस्थापन का कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने हमको जो है शासन ने अभी हमको जमीन आवंटित कराई, दिखाने के लिए भेजा था किला वाली हुई अपना जसपुर की तरफ, हाँ ऊधम सिंह नगर। वहाँ पे जो जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ है, पीछे उसमें ढेला नदी है, वो हमको पसंद नहीं आई हम लोगों को। हमारे साथ प्रधान जी भी है, तो उसके बाद फिर जो है शासन ने पुनः हमारी जमीन ढूंढने की कार्यवाही तेज करे। उसी संबंध में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमें जगह चिन्हित की गई थी, तो वहाँ पर कुछ आपत्तियां व्यक्ति बात में आई। उसके पश्चात पुनः एक हमारे बॉर्डर पर ही जगह पर चिन्हित किया गया फॉरेस्ट लैंड पर। उस जगह का मैंने देख भी लिया है, जगह काफी अच्छी है। कुछ गाँव वासियों को उसमें मौका मुहैया भी वहाँ पर कराया गया है। उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम अपने स्तर से भी ग्राम में बैठक करेंगे, उसके पश्चात वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके संबंध हमने ले लिया। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा गरजा है। दरअसल प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आकर लोग सरकारी नजुल और सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और रातों रात निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध जांच के बाद अवैध निर्माणों को चिन्हीकरण करके इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, साथ ही इन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान एक महिला ने हंगामा भी काट दिया और पुलिसकर्मियों ने महिला को इस बीच समझाया बुझाया, उसे हटाया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। सीलिंग की भूमि भी सरकारी जमीन है। अगर सरकारी जमीन पर इस तरीके से खुर्द-बुर्द किया गया है तो कब से उसका प्रारंभ हुआ, कब से खुर्द-बुर्द हुई और माननीय न्यायालय के स्थगन के बाद कैसे निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, इस पे देखते हुए आज तात्कालिक कार्रवाई की गई है। और एक कार्रवाई का मैं कह रहा हूँ पहला चरण है, विस्तृत जांच चल रही है। कौन लोग आए हैं, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन लोग इसमें, इसके पीछे भूमिका किसकी रही, उसकी पूरी जांच चल रही है। पुलिस टीम, नगर पालिका की टीम, सभी प्राधिकरण की टीम, सभी इसमें अपने अपने एंगल से जांच कर रही है और उस जांच को एक निश्चित टेबल पे लाते हुए एक सारभूत अंत तक हम लोग पहुंचाएंगे। जनता के लिए देखा होगा कि जो लोग इस तरीके के स्टाम्प पे जमीनों को खरीद रहे हैं, मेरा पहले भी हमारे जिला प्रशासन की तरफ से निवेदन किया गया था कि कोई भी स्टाम्प किसी को वैध संपत्ति का दस्तावेज नहीं प्रदान करता। इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री कराई जाती है और ये पब्लिक डोमेन में ये बात है। तो उसके बाद कौन लोग लाए जा रहे हैं, क्या झांसा दिया जा रहा है या एक सोची समझी रणनीति के साथ लोग आ रहे हैं, तो इस चीज को गहनता से हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और बहुत सी चीजें जिसपे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं हो। उद्योग व्यापार मंडल जसपुर के व्यापारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष से खुले हुए नाले के ऊपर लोहे का जाल लगाने की मांग की है। सब्जी मंडी चौक के पास टूटे नाले पर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिवंश सिंह के नेतृत्व में व्यापारी पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर नगर अध्यक्ष नौशाद सम्राट को बुलाकर खोले हुए नाले को दिखाया। तो वहीं व्यापारियों ने नगर अध्यक्ष से आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नाले की सफाई के साथ ही उस पर लोहे का जाल लगाकर उसे पाटने की मांग की है, जिसके चलते घटनाओं से बचा जा सके। आज यह मामला है कि अतिक्रमण में एक डॉक्टर देवी सिंह की यहाँ दुकान थी जो तोड़ दी गई है, लेकिन दुकान तोड़ने के बाद वो नाला जो है, नाला यहाँ खुला है। यहाँ से लेके आगे तक नाला कवर कर दिया गया है। आगे मानसून का मौसम है और मानसून का मौसम पूरे शहर का पानी यहाँ से निकलता है। ये लाइफ लाइन है पानी के लिए। अगर यहाँ से कोई व्यापारी
कोई ग्राहक या किसी का सामान किसी मोटरसाइकिल को बह जाए तो उसका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। हमने नगर पालिका चेयरमैन जी से अनुरोध किया है कि इस समस्या का निस्तारण किया जाए। क्या मांग करी गई है आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये मांग की गई है कि इस जो नाला है, इस नाले को जाली से किसी और तरीके से इस तरह से कवर किया जाए कि जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। ये मामला एक नाले का है। इससे पहले कुछ लोगों ने अतिक्रमण के नाम से हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी, तो उसकी वजह से दुकान तोड़ दी गई थी पहले ही। तो ये नाला खुला हो गया दुकान टूटने के बाद। तो हमारे व्यापारी भाइयों ने, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ पर मौके पर बुला कर नगर पालिका को में तो ये दिखाया, तो हमने इन पर रेलिंग बनाने का इनसे वायदा कहा, रेलिंग बना के देंगे ना। तो कब तक बन जाएगी? 4 से 5 दिन में काम लगवा देंगे। ठीक। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।